वर्ग नवम के गति चैप्टर में हमने देखा कि कोई भी वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करता है, उसकी आकृति में भी परिवर्तन पॉसिबल है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, मंदन उत्पन्न होता है। तो आखिर ये सारी गतियां किस कारण से उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती है? जी हाँ, इसके लिए हमें उन वस्तुओं पर बल लगाना पड़ता है। जैसे अगर कोई गाड़ी आगे बढ़ती है तो वहां उसके इंजन के द्वारा बल लगाया जाता है। वहीं अगर हम किसी बॉल को धक्का देते हैं तो हमारी पेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है। अगर हम किसी खिलौने को अपनी ओर खींचते हैं तो वहां भी हमें बल लगाना पड़ता है। अर्थात किसी भी वस्तु को गति देने के लिए, किसी भी वस्तु के आकार में, आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। तो आखिर ये बल है क्या? जी हाँ, आज हम वर्ग नवम के भौतिकी के दूसरे चैप्टर बल तथा गति के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बल यानी फोर्स। किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना ही बल कहलाता है। बल की अगर हम परिभाषा देखें तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु को खींचने या धक्का देने के कारण उसमें आरोपित किया जाता है। यानी फोर्स इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी which arises due to push और pull। तो यहाँ हमने बल की परिभाषा देखी। आगे हम देखेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। संपर्क के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हम वैसे फोर्स को कहते हैं जो किसी दो वस्तुओं के संपर्क में रहने के बाद ही आरोपित होता है। जैसे अगर किसी हम बॉल को धक्का देते हैं तो वहां हमारे मांसपेशियों के द्वारा बॉल को धक्का दिया जाता है, वहां हमारे हाथ का बॉल के साथ संपर्क में होना जरूरी है। तो यहाँ जो पेशीय बल हुआ वह पेशीय बल संपर्क बल कहलाएगा। वहीं अगर कोई गाड़ी आगे बढ़ती है तो थोड़ी देर चलने के बाद वह रुक जाती है। वह इसलिए रुकती है क्योंकि वहां गाड़ी के पहिए और रोड के बीच में संपर्क बल यानी घर्षण बल आरोपित होता है। फ्रिक्शन के कारण ही कोई भी गाड़ी रुकती है। तो वहां फ्रिक्शन या घर्षण बल भी संपर्क बल का ही उदाहरण है। वहीं हम देखें कि जब किसी वस्तु को, जैसे हम किसी बॉल को ही अगर ऊपर से गिराते हैं तो वह नीचे की ओर गिरता है, हमेशा नीचे की ओर गिरता है। और वह नीचे की ओर इसलिए गिरता है क्योंकि पृथ्वी उस पर गुरुत्वीय बल लगाती है। तो यहाँ पृथ्वी किसी भी वस्तु के संपर्क में नहीं होता, बल्कि वह हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और ऐसे बल को असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण होता है। वहीं इसके बाद हम देखें कि किसी भी चुंबक के द्वारा अगर किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो वहां भी संपर्क में होना जरूरी नहीं है। अर्थात चुंबकीय बल भी किस बल का उदाहरण हुआ? बिल्कुल सही, असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण। वहीं अगर हम देखें, कभी बचपन में जब हम खेल खेल में देखते हैं कि अपना जो स्केल या पेंसिल को अपने बालों के ऊपर रगड़ कर जब उसे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वह कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहां
स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आरोपित होता है और वह भी असंपर्क बल का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने 5 प्रकार के अलग अलग बलों को देखा, जिसमें से कि पहला 2 बल यानी पेशीय बल और घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है, जबकि गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल का उदाहरण है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फोर्स यानी फोर्स के बल के प्रकार। अब हम देखें कि किसी भी वस्तु पर जब बल हम लगाते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, यानी बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के यहाँ हम मुख्य रूप से 5 प्रभाव देखते हैं। पहला प्रभाव, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसे हम बल आरोपित करने के बाद गति प्रदान कर सकते हैं। जैसे किसी बॉल को अगर हम पेशियों द्वारा धक्का दे तो वह गतिशील हो गया। वहीं अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसे स्थिर कर सकते हैं यानी रोक सकते हैं। कोई बॉल अगर गतिशील अवस्था में है तो उसे हम अपने हाथों से रोक सकते हैं, यानी बॉल पहले गतिशील अवस्था में था और बाद में उसे हमने रोक दिया। तो यह बल का दूसरा प्रभाव। बल का तीसरा प्रभाव, किसी भी वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी अगर बॉल एक दिशा में आ रहा है उस पर हम बल लगा दें, जैसे जनरली क्रिकेटर्स करते हैं कि बॉलर बॉल फेंकते हैं और क्रिकेटर बैट से उसे एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार बैट के द्वारा जो बल आरोपित हुआ उससे बॉल की दिशा में परिवर्तन हो गया। वहीं चौथा प्रभाव हम देखते हैं कि वस्तु के गति को बढ़ाना, यानी वस्तु जिस गति से आ रहा है अगर उसमें और हम बल लगा दे तो उसकी गति को बढ़ा सकते हैं। यह बल का चौथा प्रभाव था। और इसके बाद अंतिम प्रभाव हम देख सकते हैं कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन। जैसे एक रबर बैंड को अगर हम खींचे तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। सुबह सुबह जब हम पेस्ट ब्रश करने जाते हैं तो पेस्ट को दबाते हैं, वहां भी हम बल लगाते हैं और टूथपेस्ट की आकृति में परिवर्तन होता है, तो वह भी बल का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार हमने बल के 5 प्रभावों को देखा। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह गतिशील हो सकता है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो स्थिर हो सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है और साथ ही साथ वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर किसी वस्तु को, जैसे मान ले कि हम एक पुस्तक को किसी टेबल पर रख दें, तो हो सकता है वह सालों साल, अगर उसे हम उसके स्थिति में कोई परिवर्तन ना लाए तो सालों साल वह वहीं पड़ा रह सकता है। वह क्यों पड़ा रह सकता है? क्योंकि उस पर संतुलित बल आरोपित होता है। तो किसी भी वस्तु पर अगर सभी दिशाओं से बराबर मात्रा में बल आरोपित हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन तब होगा जब उसमें असंतुलित बल आरोपित हो। जब तक असंतुलित बल आरोपित नहीं होगा तब तक वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं देखा जा सकता है। जैसे अगर कोई एक वस्तु है, अगर उस वस्तु पर सिर्फ एक ही दिशा से बल लगाया जाए तो वह आगे की ओर गति करेगा, तो वहां जो बल है वह असंतुलित बल है।
वहीं उसी वस्तु पर अगर दोनों दिशा से बराबर मात्रा में बल लगाया जाए तो उस वस्तु की गति में कोई अंतर नहीं देखा जा सकता, वहां संतुलित बल कार्य कर रहा है। वहीं अगर वस्तु के दोनों ओर बल लगाया जाए लेकिन एक तरफ का बल अगर दूसरे तरफ के बल से अधिक है तो वस्तु के स्थान में या आकृति में परिवर्तन हो सकता है और वैसा बल असंतुलित बल का, यानी वस्तु की आकृति में, आकार में परिवर्तन निर्भर करता है कि उस पर संतुलित बल लग रहा है या असंतुलित बल, यानी बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है या अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स लगने पर उसकी गति, उसके आकार में परिवर्तन देखा जा सकता है। बैलेंस्ड फोर्स लगने पर कुछ ही उदाहरण में हम आकृति में परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे अगर किसी बॉल को अगर बराबर मात्रा में, बराबर बल से दोनों ओर से दबाया जाए तो उस बल की आकृति में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसे गति नहीं दिया जा सकता। यानी संतुलित बल और असंतुलित बल यह निर्धारित करता है कि वस्तु में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि बल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है तथा बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। बल की खोज चूंकि न्यूटन ने की थी इसलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब हम अगले क्लास में देखेंगे लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। बल से जो भी प्रश्न आ सकते हैं वे गूगल फॉर्म के द्वारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया गया है, आप उसे जरूर बनाएं। धन्यवाद।